वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीरज पांडे। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच का जो स्टार्टिंग जो हम करने जा रहे हैं वो हम लोग मेटाफर और सिमिली से करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेटाफर एंड सिमिली दे बोथ आर कंपेरिजन्स, यानी मेटाफर में भी और सिमिली में, इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बट मेटाफर और सिमिली में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो हमारा मेटाफर होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और जो सिमिली होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में जो कंपैरिजन हुआ है वो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है? सो वी हैव 3 वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, दैट इज लाइक, एज एंड सो। अगर कंपैरिजन करते समय सेंटेंस में लाइक, एज या सो में से किसी भी वर्ड का यूज किया गया होता है, अगर यूज किया गया है तब हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन है और फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली है। लेकिन कंपेयर करते समय अगर हमने लाइक, एज, सो में से किसी का भी यूज नहीं किया है तब हमारा जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो मेटाफर होता है। यानी अगर लाइक, एज, सो का यूज किया गया है तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली है। लेकिन कंपैरिजन करते समय लाइक, एज, सो में से कुछ भी यूज नहीं किया गया है तब हमारा कंपैरिजन इनडायरेक्ट है और फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो अगर एग्जाम्पल से हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मेटाफर का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ इज अ गिफ्ट। यहाँ पर लाइफ को गिफ्ट के साथ में कंपेयर किया गया है, यानी जीवन एक तोहफा है, लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ को गिफ्ट के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन जब लाइफ को गिफ्ट के साथ में कंपेयर किया गया है तो जो कंपेरिजन के 3 वर्ड्स हैं लाइक, एज एंड सो, इसमें से किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यानी जो कंपैरिजन हुआ है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है और हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो मेटाफर होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए हम बोलेंगे हियर लाइफ इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद गिफ्ट, सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज मेटाफर। सेम ऐसे ही अगर आप सिमिली का एग्जाम्पल देखेंगे तो सिमिली के एग्जाम्पल में है लाइफ इज लाइक अ गिफ्ट। यहाँ पर जब हम लाइफ को गिफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तब हमारा जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है। क्यों डायरेक्ट कंपैरिजन है? क्योंकि हमने जो कंपैरिजन का एक वर्ड जो है लाइक, उस वर्ड का यूज किया है, यानी हमारा जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है और आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिमिली। एक्सप्लेनेशन के लिए हम बोलेंगे इन सेंटेंस लाइफ इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद गिफ्ट, सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली। मेटाफर एंड सिमिली के बाद हम लोग जो अपना थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं वो देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड। जैसे घर में अगर 3-4 बच्चे होते हैं तो उनका नाम रखा जाता है अभय, अजय, अमर, अनिल, अतुल, यानी जिससे उसका साउंड सेम मिले। तो जब कभी एग्जाम्पल में, जब कभी सेंटेंस में साउंड रिपीट होता होगा तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन है। आसान लैंग्वेज में एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स फर्स्ट अल्फाबेट। अगर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तभी भी आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो एलिट्रेशन है। सो एलिट्रेशन समझने के लिए 2 तरीका है। पहला कि एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, एट द सेम टाइम एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स फर्स्ट अल्फाबेट। वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे शी सेल्स ऑन द शीशो, तो यहाँ का जो शी का जो फर्स्ट लेटर है वो भी एस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स में भी एस है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट लेटर एस दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट लेटर एस दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कि फर्स्ट लेटर क्या है, एस है। तो आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग बोलेंगे हियर फर्स्ट लेटर एस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज alliteration. What? Here first letter S is repeated many times, so figures of speech is alliteration.
अब एलिट्रेशन के बाद हम लोग मूव करते हैं रेपिटेशन पे। अगर हम लोग रेपिटेशन की बात करें तो जैसे एलिट्रेशन में फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट होता था वर्ड का, तो एलिट्रेशन में वर्ड जो है वो पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होगा। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल में देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट मीन्स एक वर्ड है ट्विंकल जो एक ही सेंटेंस में 2 बार जो है वो रिपीट हुआ है, तो हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो रेपिटेशन होगा। एलिट्रेशन और रेपिटेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एलिट्रेशन में आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट होता है और रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या फिर जॉनी जॉनी यस पापा, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें आपका पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ है, तो आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका रेपिटेशन होगा। एलिट्रेशन रेपिटेशन के बाद हम लोग मूव करते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगर आप पर्सोनिफिकेशन को देखो तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पर्सन यानी जो भी पर्सन का फीचर शो करता है, जो भी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि जैसे अगर मुझे डांस करने के लिए अगर आप बोलें तो मुझे डांस नहीं आता, लेकिन अगर आप बार बार बोलेंगे तो मैं कुछ भी करके गोल मार करके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके थोड़ा बहुत डांस कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को हम अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि नाच मेरा पेंसिल तो पैसा मिलेगा, और ये बात सुनने के बाद अगर आपका ये जो पेंसिल है वो ठुमका मारने लगे, देन देयर इज पर्सोनिफिकेशन। क्यों? बिकॉज पेंसिल इज नॉन लिविंग थिंग, pencil is non-living thing but it is showing the characteristics of living thing, that is dancing। तो आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। कहने का मतलब अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है वो ह्यूमन क्वालिटी शो कर रहा है, यानी वो लिविंग थिंग के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द स्टार्स आर डांसिंग इन द स्काई। ठीक है, यहां पर जो द स्टार है वो नॉन लिविंग थिंग है बट इट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डांसिंग। ठीक है, सो यहां पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। सो पर्सोनिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब कभी कोई नॉन लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, क्वालिटी शो करेगा, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन के बाद हम लोग मूव करते हैं हाइपरबोल पे। हाइपरबोल नाम से ही पता चल रहा है, बोला तो बोला, ज्यादा बोला तो हाइपर बोला, यानी जब कभी हम लोग किसी भी सेंटेंस को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तब हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो हाइपरबोल होता है। ठीक है, हाइपरबोल का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट। अगर किसी भी स्टेटमेंट की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको हम थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अगर एक ग्लास दे दें, बोले कि रोकर इस ग्लास को सिर्फ भर दो, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो इतना रोई है कि पूरा का पूरा एक समुद्र बन गया, एक समुद्र के इतना रोई है। तो इससे ये पता चला कि सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, हमने ये बताने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा रोई है, इस चीज़ को बताने के लिए हमने सेंटेंस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। सो सेंटेंस में हम लोग ने ओवर स्टेटमेंट का यूज़ किया है, यानी हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो हाइपरबोल होगा। सो हाइपरबोल में ओवर स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। 7th हम लोग देखते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब है डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। जब कभी एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, अलग अलग वर्ड्स आते हैं, लेकिन उन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एब्सोल्युटली सेम हो, एकदम से सेम होता है, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो आपका टॉटोलॉजी है। सो टॉटोलॉजी समझने के लिए आपको इतना समझना है कि टॉटोलॉजी में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो एकदम से सेम होगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि नियति इज ब्यूटीफुल गुड लुकिंग गर्ल। तो आपको पता है कि ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है। ब्यूटीफुल का भी मतलब होता है अच्छी दिखना, और गुड लुकिंग का भी मतलब होता है अच्छी दिखना। सो एक सेंटेंस में 2 डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो एब्सोल्युटली सेम है, तो आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो फिगर्स ऑफ स्पीच आपका टॉटोलॉजी होगा। ठीक है, टॉटोलॉजी के बाद हम लोग मूव करते हैं एंटीथेसिस पे। एंटी का मतलब ही होता है उल्टा, यानी अपोजिट। सो एंटीथेसिस में क्या होगा,
कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आएंगे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट यानी उल्टा। सो एंटीथेसिस में कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रिप्रेजेंट होगा या फिर एंटीथेसिस के सेंटेंस में आपको कॉन्ट्रास्टिंग या फिर अपोजिट आपको वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखो, यहां पर लिखा हुआ है इट्स नेवर टू सून, इट्स नेवर टू लेट। यहां पर दो वर्ड है, एक सून और दूसरा लेट। ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स हैं, यानी हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो एंटीथेसिस होगा। सिंस दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड का यूज किया गया है, यानी हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो एंटीथेसिस होगा। एंटीथेसिस के बाद हम लोग मूव करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है ग्रामेटिकल डिसऑर्डर। जब कभी किसी सेंटेंस का ग्रामेटिकल ऑर्डर चेंज कर देते हैं, किसी सेंटेंस का पोजीशन चेंज कर देते हैं, किसी सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तब वहां पर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वर्जन होता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो एग्जाम्पल में है द बॉय लुकिंग इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, द बॉय लुकिंग इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर यहां पर आप देखो तो किसी भी सेंटेंस का प्रॉपर जो असर्टिव सेंटेंस का जो प्रॉपर ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है और एंड में जाकर आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप यहां पर जो एग्जांपल दिया गया उस एग्जांपल में देखो तो द बॉय आपका सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपका मेन वर्ब यूज किया गया है, जो कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कायदे से कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आना चाहिए था और जो मेन वर्ब है वो बाद में आना चाहिए था। यानी सेंटेंस में ग्रामेटिकल डिसऑर्डर है, यानी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो इन्वर्जन होगा। इसका करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर है द बॉय इज लुकिंग वेरी इंटेलिजेंट। सिंस सेंटेंस में ग्रामेटिकल डिसऑर्डर का यूज किया गया है, यानी आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के बाद हम लोग बात करते हैं ओनोमोटोपिया की। सो इसमें बेसिकली नेचुरल साउंड होता है। जब कभी किसी भी नेचुरल साउंड को एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब वहां पर हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ओनोमोटोपिया होता है। जैसे द बी बर्स्ट इन माई ईयर, तो ये एक तरीके से देखेंगे तो जो बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और ये जो वर्ड बर्स्ट का यूज किया गया है ये मधुमक्खी के बोलने की आवाज है, यानी नेचुरल साउंड को, जो बी का जो नेचुरल साउंड है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आपका ओनोमोटोपिया है। ठीक है, वैसे सेकंड जो एग्जांपल है द कैट म्यूट फॉर सम मिल्क, यानी बिल्ली को भूख लगी थी, उसको कुछ दूध चाहिए था, इसके लिए वो अपनी आवाज, जैसे हम लोग कहते हैं ना म्यू म्यू करना, सो वो ये जो म्यूट जो है वो कैट का जो है वो नेचुरल साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका ओनोमोटोपिया होगा। राइट, ठीक है। अब अगले उस पर मूव करते हैं, अगले फिगर्स ऑफ स्पीच में। तो यहां पर दिया गया है आपको आयरनी। आयरनी का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कभी सेंटेंस में अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया जाता है तब फिगर्स ऑफ स्पीच आयरनी होता है। आसान लैंग्वेज में समझने के लिए बोलें तो एक वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करेंगे, अरे वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है इज योर आयरनी। जब हम लोग किसी भी वर्ड का यूज करेंगे बट वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट शो करेगा, तब आपका फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो आयरनी होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फायर स्टेशन। एक बात बताइए, जब कभी आप एक वर्ड सुनते हो फायर स्टेशन तो आपको क्या समझ में आता है कि भैया फायर स्टेशन है मतलब आग बुझाने के काम आएगा, सही बात है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से सुनिए, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, मतलब फायर स्टेशन जो था वो जल गया, मतलब जो आग बुझाने वाला था वो जल गया। वर्ड मेरा था फायर स्टेशन, लेकिन उसने जो कैरेक्टरिस्टिक शो किया वो जस्ट उल्टा किया कि वो पूरा का पूरा क्या गया, जल गया। तो सिंस यहां पर अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो किया गया है, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आपका आयरनी है। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर है द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, मतलब पुलिस चौकी चोरी हो गई। भैया अभी तक हम लोग ये समझते थे कि अगर चोरी हुआ है तो पुलिस चौकी जाओ, पुलिस के पास भाग कर जाओ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेंटेंस में देखो तो जो पुलिस स्टेशन है वही चोरी हो गया है, ठीक है, पुलिस चौकी के अंदर ही चोरी हो गया। सो द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो हुआ है, यानी आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो आयरनी होगा, ठीक है। आयरनी के बाद हम लोग मूव करेंगे पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। पैराडॉक्स एक इकलौता ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है
जिसमें दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड का यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब दो अपोजिट वर्ड का यूज किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट नहीं करेंगे, बल्कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब है दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तब आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पैराडॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अगर आप देखें तो बिगिनिंग और एंड ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये अंत का प्रारंभ है, मतलब यहीं से एंडिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब एंडिंग का जो सीक्वेंस है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो बिगिनिंग ऑफ द एंड जो है, इसमें वर्ड तो दोनों अपोजिट है, बिगिनिंग और एंड अपोजिट वर्ड है, बट वो एक्चुअल में एक दूसरे को अपोज कर नहीं रहे हैं। तब आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पैराडॉक्स होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए और क्लियर होगा। गांधी जी, यहां पर वर्ड लिख दिया गया है गलती से, वॉज होगा, क्योंकि गांधी जी जो है वो सिंगुलर है, आप सबको पता है। गांधी जी वॉज डेथ इन 1948 बट ही विल ऑलवेज अलाइव। गांधी जी का जो डेथ है वो 1948 में हो गया, बट ही विल ऑलवेज अलाइव, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर दो वर्ड यूज किया गया है, एक आपका यहां पर डेथ और दूसरा आपका अलाइव। डेथ का मतलब मर जाना, अलाइव का मतलब जिंदा रहना, यानी गांधी जी 1948 में मर गए फिर भी जिंदा रहेंगे। तो दो अपोजिट वर्ड तो है, लेकिन अपोज नहीं कह रहा है। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि गांधी जी भले मर गए 1948 में, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेंगे, आपके हमारे जहन में जिंदा रहेंगे, आपके हमारे दिमाग में जिंदा रहेंगे, ठीक है, नोटों पर जिंदा रहेंगे। तो गांधी जी जो है वो हमेशा जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, यानी दो अपोजिट वर्ड का यूज करने के बाद भी एक्चुअल में ये अपोज नहीं कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, यानी आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो पैराडॉक्स होगा। ठीक है, पैराडॉक्स के बाद हम लोग बात करेंगे पन की। जैसा कि आपको पता है पन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसका हम लोग अपने डेली लाइफ में भर भर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पन का मतलब होता है डबल मीनिंग। जब कभी किसी सेंटेंस में एक वर्ड एक ही बार आए, लेकिन उसके दो तीन मीनिंग हो और हर मीनिंग वहां पर परफेक्टली फिट बैठता हो, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो पन होगा। तो पन में क्या होगा, एक वर्ड एक ही बार आएगा, लेकिन उसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग होंगे और सबके सब मीनिंग वहां पर परफेक्टली फिट बैठेंगे, तब आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपका पन होगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जरा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। ध्यान से सुनिए, यहां पर बोला है कि जो साइकिल है वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो टू टायर्ड होती है। तो यहां पर टू टायर्ड का दो मतलब है, एक टू का मतलब दो और टायर का मतलब उसके दो पहिया होते हैं। तो साइकिल ठीक से अपने आप नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि दो पहिए होते हैं, तो दो पहिए की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, टू टायर्ड का मतलब टू, भले वहां पर स्पेलिंग आपको TWO दिख रहा है, ठीक है, यही रीजन है कि मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ है कि ये जो है वो आपका होमोफोनिक एग्जाम्पल है। तो यहां पर टू टायर्ड को एक दूसरा जो बताया गया, वो टू टायर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा थका हुआ। देखिए, आप अपने आप से कब नहीं खड़े हो पाते, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो भी आप खड़े नहीं हो पाते। तो यहां पर टू टायर्ड का दो मीनिंग है कि साइकिल इसलिए नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि उसके पास दो ही टायर होता है, दो ही पहिया होता है, इसलिए वो बैलेंस नहीं बना पाता और नहीं खड़े हो पाता। दूसरा मीनिंग क्या है टू टायर्ड का, तो दूसरा मीनिंग है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। सो कहने का मतलब सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया गया है टू टायर्ड, और इस वर्ड का दो मीनिंग है, एक दो पहिया और दूसरा बहुत ज्यादा थका हुआ, और दोनों मीनिंग परफेक्टली फिट बैठ रहा है, यानी जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका पन होगा। ठीक है, पन के बाद हम लोग मूव करते हैं ऑक्सीमोरॉन का। ऑक्सीमोरॉन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें दो अपोजिट वर्ड आते हैं। जरा ऑक्सीमोरॉन को ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीमोरॉन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो अगर फॉलो होगा तो ही आपका फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन होगा। सो ऑक्सीमोरॉन की जो कंडीशन है कि ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड होना चाहिए, दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइमिंग वर्ड के जैसा होना चाहिए, और दोनों के दोनों अपोजिट वर्ड सेंटेंस के एंड में प्लेस्ड होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं,
ऑक्सीमोरॉन के लिए दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड चाहिए, यानी दो अपोजिट वर्ड होने चाहिए, ठीक है। दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। दोनों अपोजिट वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइमिंग वर्ड के जैसा होना चाहिए, और दोनों के दोनों वर्ड सेंटेंस के एंड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है नियति इज रेगुलरली इररेगुलर। तो यहां पर दो अपोजिट वर्ड है, रेगुलर और इररेगुलर। दोनों अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ में है। इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखोगे तो लगभग सेम है, रेगुलर एंड इररेगुलर, और दोनों के दोनों अपोजिट वर्ड्स सेंटेंस के एंड में प्लेस्ड है, यानी ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन है। सो ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स विद ईच अदर, प्रोनाउंसिएशन इज लाइक अ राइमिंग वर्ड एंड प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तब आपका फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन के बाद हम लोग लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप समझिए, ट्रांसफर का मतलब सबको पता है भाई, ट्रांसफर का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, भेजना। एपिथेट का मतलब क्या होता है? एपिथेट को एक तरीके से हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव, अगर किसी चीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग एपिथेट कहते हैं। सो एपिथेट को आप एडजेक्टिव कह सकते हो। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या हो गया? जब कभी एडजेक्टिव ट्रांसफर होता है तब उसको हम लोग ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। अगर एडजेक्टिव ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर एपिथेट है, यानी जब कभी जहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए उस जगह पर एडजेक्टिव ना होकर हमने उस एडजेक्टिव को दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया है, दूसरे जगह पर उसका यूज कर दिया गया है, तब वहां पर आपका ट्रांसफर एपिथेट होता है। एग्जाम्पल से आप 200% समझ जाओगे कि ट्रांसफर एपिथेट क्या है। ध्यान से देखिए, यहां पर एग्जाम्पल है, नियति हैज एन अनहैप्पी मैरिज। मान लीजिए कि नियति की शादी हो गई है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया अनहैप्पी मैरिज। लेकिन एक बात बताइए यार, अनहैप्पी तो इंसान होता है ना, मैरिज थोड़ी ना हैप्पी और अनहैप्पी होती है। मैरिज के पास थोड़ी ना दांत होता है कि वो अपना बत्ती से दिखाएगा। तो हैप्पी या अनहैप्पी होना वो मैरिज नहीं होता, वो कौन होता है? वो इंसान होता है। कहने का मतलब अनहैप्पी जो है वो तो नियति होगी ना, नियति अपने शादी से जो है वो नाखुश है। सो कहने का मतलब अनहैप्पी नियति है, लेकिन नियति के लिए अनहैप्पी का यूज नहीं किया गया, बल्कि जो मैरिज है उस मैरिज के लिए अनहैप्पी का यूज किया गया है। यानी हमारा जो एडजेक्टिव अनहैप्पी है उसको नियति के बजाय मैरिज के लिए यूज किया गया है, यानी हमारे एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है, यानी हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ट्रांसफर एपिथेट है। देखिए, वैसे ना मोर देन 100 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। सब फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करना वो लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा कि क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्लाइमेक्स होता है, फिर अगर हम लोग देखें तो एक्सक्लेमेशन होता है, इंट्रोगेशन होता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी होता है। सो ऐसे और भी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिलहाल हम इस वीडियो में 15 फिगर्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं। अगर आपको किसी और फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो चाहिए, किसी और फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, उसमें आप बोलिए कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करना है, मैं 100% आपको एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो फोन नंबर जो है वो आपको दिया ही गया है, फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी जो है वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने एफर्ट डाला है और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। सिंस हमारा चैनल नया है तो सब अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ 4 महीने 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपका ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐसा चैनल होगा जहां पर लगभग आपको हर सब्जेक्ट के जो वीडियोस है एक ही जगह पर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।